हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्ताज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं उनको चैप्टर वाइज अच्छे से कवर कर रहे थे। दोस्तों, हम लोग जितने भी अभी तक यूजीसी नेट प्रश्न पत्र 1 के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं ताकि क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर सकें और कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम पढ़ के भी हम उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी अच्छे से एनालाइज हो जाएगा। और अगर हम चैप्टर वाइज करते हैं तो दोस्तों वो चैप्टर हमें अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा हमें अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी फिर। और दोस्तों जून की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो जो लोग अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं या अभी नहीं शुरू की है तो वो लोग भी तैयारी स्टार्ट कर दें। और दोस्तों मैं बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगी। तब तक आप लोग जो जाके प्लेलिस्ट पे सारी फर्स्ट क्वेश्चन से सारी वीडियोस को अच्छे से देखें और उसका रिवीजन करें दोस्तों। और अभी हम लोग दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट कर रहे हैं पेपर 1 का, और इसकी जो सेकंड बुक है वो वॉल्यूम 2 इसी के साथ हम लोग इसी प्लेलिस्ट में मैं आगे ऐड कर दूंगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छे से यूजीसी नेट का पेपर 1 कवर करना है तो फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक आपको सारी अच्छे से देखनी है और आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। और दोस्तों हम लोग इसमें देख सकते हैं ये विषय सूची और इसका जो पहला चैप्टर है शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको देखिए दोस्तों भागों में बांटा गया है ABCDEF इस तरह से। इसके सारे टॉपिक्स को अच्छे से हम लोग इसके जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में वो सारे कवर करेंगे। और F टॉपिक तक हम लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोगों का G टॉपिक, इसका G भाग है जो अधिगम एवं अधिगम करता है, ये हम लोगों का चल रहा है दोस्तों चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशनात्मक पक्षों की पहचान दीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश हैं। सूची के नीचे दिए गए विकल्प में से अपना उत्तर चुनिए। अनुदेशनात्मक क्रियाकलाप की सूची। नंबर 1 है विद्यार्थियों की ध्यान प्राप्त करना। नंबर 2 है विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान। नंबर 3 है अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना। नंबर 4 है अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना। नंबर 5 है ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना। नंबर 6 है वांछित उत्तर प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 3, 4 और 6। दोस्तों आप लोग इसकी व्याख्या में भी देख रहे हैं कि वही ऑप्शन दिए गए हैं, वही नंबर दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलते हुए सोचने की पद्धति, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन के जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक। व्यक्ति बोलते हुए सोचता है तो वह देखता है कि आगे उसे क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, कि रणनीति पर विचार करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए दो सेटों को आपस में सुमेलित करना है। सेट 1 है अधिगम स्तर और सेट 2 में उसके उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और हम लोग व्याख्या में इसके आमने सामने इसके सही ऑप्शन देखेंगे। स्मृति नंबर ए, स्मृति स्तर, इसका सही हो जाएगा सूचना अनुस्मरण करना। नंबर बी है अवबोध स्तर, इसका है दी गई संकल्पनाओं के उदाहरणों की पहचान करना। सी है विश्लेषण स्तर, इसका सही हो जाएगा सूचना का कई भागों में पृथक्करण। और डी है सृजन स्तर, नए विचार उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। प्रभावी अधिगम में अधिगम प्रक्रिया व उससे संबंधित तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है। संज्ञानात्मक अधिगम का तात्पर्य जिसमें प्राणी
पर्यावरण की घटनाओं के बीच नए संबंध की प्रत्याशा करता है तथा उनके बीच नए सहचर्य की स्थापना करता है। अर्थात व्यक्ति अपने मन में पर्यावरणीय घटनाओं व सूचनाओं का एक संज्ञानात्मक नक्शा विकसित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नैदानिक परीक्षण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः नैदानिक परीक्षण का उपयोग करके एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है। नैदानिक परीक्षण द्वारा शिक्षक को उन विद्यार्थियों का पता लगाना होता है जो किसी विषय को सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उसे यह पता लगाना होता है कि उन विद्यार्थियों को किस किस स्थान पर कठिनाई होती है, उन कठिनाइयों और दोषों का क्या कारण है। नैदानिक परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु उपचारात्मक शिक्षण को दिशा निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन है, स्व अधिगम को दृष्टितम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत सर्वाधिक सहायक होता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना। स्व अधिगम के दृष्टितम बनाने के लिए सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना अभिप्रेरणा सिद्धांत सर्वाधिक सहायक होता है। स्व अधिगम के अंतर्गत अधिगमकर्ता स्वयं ही अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम की प्राप्ति के उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर अधिगम करता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षमा चाहूंगी दोस्तों, अभीप्सित अधिगम परिणाम। अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है अभीष्ट अधिगम परिणाम की प्राप्ति। अधिगम से अभिप्राय अनुभवों तथा प्रयासों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से होता है। अधिगम उद्देश्यों के अंतर्गत अधिगमकर्ता की इच्छा यही होती है कि वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अवश्य ही करे। यह इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उसे अभीप्सित अधिगम परिणाम की प्राप्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्ययन के दौरान अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषताएं उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेंगी? नंबर 1 है अधिगमकर्ता की प्रतिबद्धता। नंबर 2 है अधिगमकर्ता में माता पिता की रुचि। नंबर 3 है अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी। नंबर 4 है संबंधित क्षेत्र में अधिगमकर्ता का कौशल। नंबर 5 अधिगमकर्ता के परिवार का आकार। नंबर 6 है अधिगमकर्ता जिस परिवार से संबंधित है उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होती है। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, अनुदेश योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोग। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनुदेश योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में उपयोगी निष्कर्ष इस रणनीति के लिए उत्तरदायी होते हैं कि वर्तमान में प्रभावी शिक्षण रणनीति कितना प्रभावशाली है और आगे इससे अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए क्या सुधार किया जाए। अगले क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची 1 में साक्षात्कार दिया गया है, सूची 2 में अर्थ दिया गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं सीधे। नंबर ए ढांचाबद्ध साक्षात्कार। तो इसका सही हो जाएगा पूर्व निर्धारित प्रश्न। बी है ढांचा विहीन साक्षात्कार। तो इसका सही हो जाएगा अधिक नमनीय उपागम। सी है केंद्रीय साक्षात्कार, जिन प्रश्नों का उत्तर देना उन पर ध्यान। और डी है नैदानिक साक्षात्कार। तो इसका सही हो जाएगा निजी जीवन का अनुभव। अगला क्वेश्चन है अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध करना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह छात्रों को सीखने में उनका सतत निदान एवं उपचारात्मक सहायता प्रदान करे। और महर्षि अरविंद ने शिक्षकों के संबंध में कहा था कि शिक्षक राष्ट्र के संस्कृति के चतुर्माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींचकर उन्हें शक्ति से निर्मित करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा होता है। जब तक छात्र को पाठ का हेतु अथवा उद्देश्य पूर्णतः ज्ञात नहीं होता है, तब तक वे उसमें ध्यान नहीं देते हैं। केवल पाठ का उद्देश्य जान लेने से भी काम नहीं चलता। यदि पाठ का उद्देश्य बालकों की रुचि को प्रेरणा देने वाला हो, तो उनका पूरा ध्यान पाठ को सीखने में लगता है। इसी प्रकार जब छात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो भी वह ठीक ढंग से अधिगम नहीं कर पाएगा। अतः उसकी आवश्यकता की पूर्ति होना जरूरी है। छात्र की सफलता उसकी लक्ष्य की प्राप्ति पर निर्भर करता है। अतः छात्र लक्ष्य को ध्यान में रख कर ही अधिगम करता है, ताकि उसे सफलता मिल सके। इन सब में छात्र की मदद अध्यापक ही करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने वालों को अन्योन्य क्रिया में अधिक से अधिक स्वतंत्रता देती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटे समूह में चर्चा। छोटे समूह की चर्चा सबसे उपयुक्त अधिगम विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और समय मिलता है, वह अपने विचारों को रख सके। निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिपक्वता। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिवृत्ति संकल्पना ज्ञान सीखने की प्रक्रिया का परिणाम है, जबकि परिपक्वता नहीं है। सकारात्मक व्यावहारिक परिवर्तन के लिए अधिगमकर्ता अपने पूर्व अनुभवों का सहारा लेता है तथा वह कुछ बातें अपनी परिपक्वता के फल स्वरूप भी सीखता है। प्रायः अधिगमकर्ता विद्यालय परिवेश में एक ऐसा अपरिपक्व बालक होता है जो अभी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण कर रहा है, ताकि वह भविष्य में प्रबुद्ध नागरिक बन सके। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया का। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखना या अधिगम और अंग्रेजी में से लर्निंग कहते हैं, एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उसके जीवन का उतना ही अधिक विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है, अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र, तो इसका ए ऑप्शन सही होता है दोस्तों, प्रतिभाशाली हैं। प्रतिभाशाली छात्र कक्षा में बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। जिस छात्र में जितनी अधिक अधिगम जिज्ञासा होती है, वह छात्र उतना ही अपने जीवन का विकास करता है। सीखने की प्रक्रिया में छात्र अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है, अतः सीखना किसी स्थिति के लिए सक्रिय प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो नंबर 1 है विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। नंबर 2 है अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्वैयक्तिक संबंध। नंबर 3 है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता। नंबर 4 है विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि। नंबर 5 है निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि। नंबर 6 है विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर इसका 1, 3, 4 और 6 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन है, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। और इसका तर्क दिया गया है, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखना या अधिगम एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन नए नए अनुभव एकत्रित करता है। अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे इन अनुभवों को जीवन प्रक्रमों से जोड़ना चाहिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं दोस्तों, वो
निम्न है, जैसे शारीरिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। शारीरिक कारक क्या है, इसके अंतर्गत आयु, शारीरिक स्वास्थ्य, थकान, विकलांगता आदि आते हैं, जो शरीर से जुड़े हुए कारक होते हैं। और मनोवैज्ञानिक कारक दोस्तों, इसके अंतर्गत बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था की किस प्रकारता में समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश है? तो ए है प्रशिक्षण सत्र, बी सूक्ष्म ग्राहिता प्रोत्साहन हेतु अनुबंधन, सी है सूचना प्रक्रमण गुंजाइश रखने वाली अनुदेशनात्मक प्रस्तुतियां, और डी है शिक्षक, विद्यार्थी एवं विषय वस्तु तीनों को समाहित करने वाली संवाद परक प्रस्तुतियां। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षक, विद्यार्थी एवं विषय वस्तु तीनों को समाहित करने वाली संवाद परक प्रस्तुतियों के उपयोग से शिक्षण अधिगम व्यवस्था में समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश होती है। शिक्षक, विद्यार्थी, विषय वस्तु तीनों ही शिक्षण अधिगम व्यवस्था के 3 आधारभूत स्तंभ हैं, और तीनों जब आपस में अंतर संबंधित होकर समन्वित रूप से कार्य करते हैं तो शिक्षण की प्रभावकारिता और बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। तो दोस्तों इसका नंबर 1 दिया गया है, अधिगमकर्ता स्कूल के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है। नंबर 2 है अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर। नंबर 3 है अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली की प्रति भावनाएं। और नंबर 4 है अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं और खेलों में रुचि। 5 है अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। और नंबर 6 है अधिगमकर्ताओं के अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 5 और 6। अधिगम की निम्नांकित विशेषताएं हैं जो निम्न है। निम्न जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होंगी, जैसे कि अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर और उनका पूर्व अनुभव और अधिगमकर्ताओं के अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे, और इसकी अगली वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। और दोस्तों मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसलिए भी करवा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज करें और उसका रिवीजन भी करते रहें। तो एक वीडियो का आप लोग 2-3 बार रिवीजन जरूर करिए ताकि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाए और वो टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आने लगे दोस्तों। और इसके आगे मैं जल्दी से जल्दी जून के बहुत पहले ये सारी बुक्स अच्छे से कवर करा दूंगी। और दोस्तों अभी मेरे एग्जाम्स भी लगे हैं तो मैं उस तरह से वीडियो भी नहीं ला पा रही हूँ, तो आप लोग इसलिए फ्री रहें बिल्कुल। मैं उसके पहले ही सारा कोर्स अच्छे से कवर करा दूंगी दोस्तों।